हेलो डियर, वेलकम करता हूं। जितने भी आप लोग बिहार स्टाफ नर्स की आगे आने वाले वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं एमसीक्यू चैलेंज लेकर प्रतिदिन आ रहा हूं। तो आप लोग ज़रूर देखिए, ज़रूर समझिए। तो सारा चीज़ जो है आज हम लोग कंप्लीट जो है यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, वीडियो नंबर अपना यह 17वां होने वाला है। तो आप लोग इसे जो है ज़रूर देखने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो भी लोग नए स्टूडेंट हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोग को पल पल के खबर जो है आप सभी के मिलता रहे। ओके, चलिए करते हैं शुरू। और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जॉब उन्हीं को मिलेगा जो पढ़ेंगे, क्योंकि अब की बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। बहुत सारे लोग वैकेंसी 3-4 सालों के बाद आ रही है, बहुत सारे लोग करके बैठे हुए इन बीच में, बहुत सारे दूसरे स्टेट के रहेंगे। तो जब तक आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे तब तक जॉब नहीं होगा, और आप गीत ही गाते रह जाएंगे कि दूसरे स्टेट का ले गया तो ये हो गया, तो हो गया, दिस हो गया, डैट हो गया, ठीक है। तो अभी से मैं MCQ का टेस्ट आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, समझिए। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन किस वेसल में फीटल सर्कुलेशन में होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है वाहिका में जो है ऑक्सीजन की सांद्रता सबसे अधिक होती है फीटल सर्कुलेशन, यानी भ्रूण के संचरण में, ठीक है। यानी भ्रूण का जो संचरण होता है ब्लड का, उनमें जो ब्लड के नली है, किस नली में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वाला जो है ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। नाभिनाल सिरा, पल्मोनरी धमनी, डक्टस विनोसिस एंड डक्टस आर्टेरियस। क्या राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्लड ऑक्सीजन वाला कौन सा जो है वेसल यानी नालिका में होता है, बताना है। ओके, देखिए, नाभिनाल सिरा, पल्मोनरी धमनी, डक्टस विनोसिस एंड डक्टस आर्टेरियस। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाभिका नाल सिरा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, यौना अवस्था का देर से शुरू होना क्या कहलाता है। मतलब यौना आरंभ, जो कि हम लोग जानते हैं कि 12 से 16 वर्ष के एज में ये शुरू हो जाता है। अगर ये चीज़ें अगर देर से शुरू होता है तो इसका मतलब क्या है? टेस्टिकुलर की विकास की अनुपस्थिति, 13 साल की महिलाओं में स्तन के विकास की अनुपस्थिति, 15 साल की उम्र में प्राइमरी एमिनोरिया के साथ समान स्तन में विकास। तो कहने का मतलब है दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए, यौना अवस्था मेल फीमेल, बॉयज गर्ल दोनों में होता है, समझ गए, 12 से 16 वर्ष के एज में। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, टेस्टिकुलर जो होता है यह मेल में होता है। अंडकोश जो होता है, वृषण जो होता है, उसका विकास अनुपस्थिति। तो बिल्कुल सही है, देर से शुरू होगा तो यह देर से जो है इसका विकास होगा, तो यह अनुपस्थिति होगा। 13 साल की महिलाओं में स्तन के विकास भी अनुपस्थित होना, ये भी सही है। 15 साल की उम्र में प्राइमरी एमिनोरिया के साथ समान स्तन में विकास, यानी 15 साल के एज तो यह डिले न हो गया, तो ये भी बात सही है, 15 साल तो देरी ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, प्लेसेंटा से हर मिनट कितना ब्लड जो है भ्रूण को जाता है। आप लोग जानते हैं कि यूट्रस है, यूट्रस से लगा हुआ प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से नाभिनाल जुड़ा होता है, जो भ्रूण के साथ जो है लगा होता है, ठीक है। तो भ्रूण को जो है कितना ब्लड जो है प्रति हर मिनट कितना रक्त जो है भ्रूण को जाता है प्लेसेंटा से, एक मिनट में कितना, 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर कितना होगा आप लोग को कमेंट करके इसका बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, देखिए मैं यहाँ पे आपको जो भी बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताने के लिए मैं छोड़ूंगा। तो अगर आपको खुद नहीं आए उसका क्वेश्चन का आंसर, तो आप एक बार कहीं से भी सर्च कीजिए और सर्च करके पढ़िए, उससे आपका दिमाग खुलेगा, नॉलेज बढ़ेगा, सर्च करके पढ़ने से, समझने से। ओके, और छोड़ दीजिएगा उस क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन आपका ज़िंदगी भर जो है आपके पीछे पीछे लगा रहेगा। कहता है, एक महिला का मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन 31 जनवरी का है, तो डिंब क्षरण ओवुलेशन कब होगा। एक महिला को मासिक धर्म 31 जनवरी को है, तो उसका ओवुलेशन होगा, कब होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कब होगा? 14 जनवरी, ओके, उसके बाद 15 जनवरी, 17 जनवरी और 20 जनवरी। यानी कहने का मतलब है एक महिला का मासिक धर्म 31 जनवरी का है, तो
उसका डिम्ब क्षरण होगा कब? 14, 15, 17 और 20 जनवरी। कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है प्लेसेंटा में एर्किडोनिक एसिड, ठीक है ना, एर्किडोनिक एसिड जो होता है इसका संश्लेषण होता है। ओके, हमें ये बताना है पांचवा क्वेश्चन कि प्लेसेंटा में जो एर्किडोनिक एसिड है इसका संश्लेषण होता है। ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी ऑक्सीटोसिन एंड डी फॉस्फोलाइपेज A2। ठीक है, बताना है कि संश्लेषण जो है कहाँ पे होता है। प्लेसेंटा में जो एर्किडोनिक एसिड का संश्लेषण जो है वह किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन के द्वारा, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन एंड फॉस्फोलाइपेज, किसके द्वारा होता है? तो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोलाइपेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन है बायोकेमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड एमनियोटिक द्रव में उपस्थित रहता है, सब उपस्थित रहता है सिवाय एक का छोड़कर, उसका नाम बताना है। माय डियर, बायोकेमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एमनियोटिक द्रव में मिश्रण होता है उसमें सब उपस्थित रहता है, बायोकेमिकल भी ऑर्गेनिक भी, लेकिन इनमें सिवाय एक के छोड़कर। ठीक है, प्रोटीन रहता है, लिपिड ग्लूकोज भी रहता है, यूरिया और क्रिएटिनिन भी रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को कि ऑप्शन नंबर जो डी है अमोनिया आपके नहीं होता, ये छोड़कर यह तीनों मौजूद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है गर्भावस्था में योनि का पीएच कितना होता है? प्रेगनेंसी के पीरियड में जो योनि का पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? पीएच वैल्यू कैसा होता है प्रकृति उसका? एसिटिक, बेसिक, न्यूट्रल और फ्लेटिंग क्या होता है? तो देखिए, गर्भ अवस्था में जो योनि होता है वह आपका कैसा होता है? एसिटिक मतलब अम्लीय, बेसिक मतलब क्षार, न्यूट्रल मतलब उदासीन। ठीक है, तो मैं बता दूं कि गर्भ अवस्था में जो योनि होता है वह उसका पीएच एसिटिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि फीमेल का जो पेल्विस है उसमें हड्डियों की संख्या जो है कितनी होती है? फीमेल्स के पेल्विस में हड्डियों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 क्या होगा? राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, सब लोग जानते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे है नॉर्मल, देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। नर्म देख लीजिए, नर्म स्पॉट शिशु के सिर यानी सॉफ्ट स्पॉट इन द स्कल सूचर्स के बीच होता है। मतलब किन जो है यहाँ पे बता रहा है कि सूचर्स के बीच में जो नर्म सॉफ्ट जो स्कल खोपड़ी पर जो सूचर होता है वह सॉफ्ट मतलब नर्म स्पॉट जो है किसके बीच में होता है? एटीट्यूड, वर्टेक्स, डायमीटर या फ्रंटली, किसके बीच में सॉफ्ट स्पॉट होता है सूचर्स में, ये बताना है। तो माय डियर, जो अपना फ्रंटली होता है, फ्रंटली, इस फॉन्टेनेली के बीच में सॉफ्ट स्पॉट जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे है 10वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन से सिर में सबसे बड़ा डायमीटर होता है? निम्न में से कौन सिर में यानी स्कल में सबसे बड़ा डायमीटर होता है? सबसे बड़ा डायमीटर पूछ रहा है कि कौन होता है स्कल में। ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पे बताना है। मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल, बाइपेराइटल और सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। तो जो लोग पढ़े होंगे मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी में उनको पता है कि आपका जो खोपड़ी होता है, जो बच्चा का जो शिशु का सिर होता है उसमें सबसे बड़ा जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? अपन मेंटो वर्टिकल, ऑप्शन ए राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है चेहरा, फेस और ब्रो प्रेजेंटेशन के दौरान सिर का एटीट्यूड होता है। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि फेस और ब्रो प्रेजेंटेशन के दौरान जो सिर का एटीट्यूड होता है वह कैसा होता है, ये बताना है। ओके, फ्लेक्शन होता है, पूर्ण एक्सटेंशन होता है, एडक्शन होता है, एबडक्शन होता है। कहने का मतलब है फेस और ब्रो प्रेजेंटेशन के दौरान सिर का जो एटीट्यूड होता है वो कैसा होता है, ये पूछ रहा है। फ्लेक्शन होता है या पूर्ण एक्सटेंशन होता है, एडक्शन होता है या एबडक्शन होता है? तो माय डियर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण एक्सटेंशन होता है। समझ गए, ध्यान रखिएगा। आगे है 12 नंबर, यूनिवर्सल एटीट्यूड है। यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या है? हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है यूनिवर्सल एटीट्यूड कौन है? फ्लेक्सियन,
पूर्ण एक्सटेंशन, एडक्शन या एबडक्शन। तो यूनिवर्सल एटीट्यूड जो है यहाँ पे वह अपना कौन सा होगा, वो अपना ऑप्शन ए फ्लेक्सियन। फ्लेक्सियन जो है यूनिवर्सल एटीट्यूड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिनोमिनेटर में वर्टेक्स प्रस्तुति, डिनोमिनेटर इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में वर्टेक्स प्रस्तुति होता है कौन सा, ऑसिपुट, फ्रंटल या एमिनेंस, मेंटम या सैक्रेम। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि डिनोमिनेटर में जो वर्टेक्स प्रस्तुति होता है, डिनोमिनेटर इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर होता है वह कौन होगा, तो वह अपना ऑसिप्यूट होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन है, चेहरा फेस प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या होता है। अगर चेहरा के साथ बच्चा, सबसे पहले अगर बच्चा का फेस आ रहा है, प्रेजेंटेशन में फेस है, तो उसमें डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है, ऑक्सीपुट, मेंटम, फ्रंटल एमिनेंस एंड सैक्रम। तो फेस प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर होता है वह अपना जो है ऑप्शन नंबर बी मेंटम होता है। याद रखिएगा, ये सब काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर होता है, ब्रो प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या होता है, तो ऑक्सीपुट, मेंटम, फ्रंटल एमिनेंस एंड सेक्रम। तो माय डियर, ब्रो प्रेजेंटेशन की बात करेगा तो उसमें ब्रो में होता है कि भौं के साथ जो है, भौं वाला एरिया जो है प्रेजेंटेशन में रहता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी फ्रंटल एमिनेंस। ठीक है, फ्रंटल एमिनेंस जो होगा वह ब्रो प्रेजेंटेशन का डिनोमिनेटर होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, ब्रीच प्रस्तुति, ब्रीच प्रस्तुति का डिनोमिनेटर क्या होता है। माय डियर, 16 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन का डिनोमिनेटर क्या होता है। माय डियर, ब्रीच प्रेजेंटेशन का डिनोमिनेटर पूछ रहा है ऑक्सीपुट, मेंटम, फ्रंटल एमिनेंस एंड सेक्रम। माय डियर, मैं बता दूं ब्रीच प्रेजेंटेशन का जो होता है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वह ऑप्शन जो है डी सेक्रम होगा। क्या होगा, सेक्रम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोस्टनेंटल जीवन में फोरामेन ओवली बंद होता है क्योंकि जो आपका पोस्टनेंटल जीवन होता है, यानी जन्म लेने के बाद, जीवन में आने के बाद, गर्भ से आने के बाद जो फोरामेन ओवली होता है यह बंद होता है क्योंकि, क्यों बंद होता है, कम रक्त प्रवाह से, हृदय के दाईं से बाईं ओर दाब के परिवर्तन से, पीओ, ठीक है ना, PO2 के बढ़ने से, या फिर ऑक्सीजन संतृप्तता के बढ़ने से। तो फोरामेन ओवली जो होता है, छिद्र जो होता है, यह बंद जो है होता है, क्यों बंद होता है, क्यों बंद होता है, तो हमसे यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हृदय के दाईं से बाईं ओर दाब के परिवर्तन से। जो हृदय होता है उसमें दाएं से बाएं की ओर जब दबाव पड़ता है, तो दबाव पड़ने से वह जो है दाएं से बाएं शिफ्ट होता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, उसके कारण जो छिद्र होता है फोरामेन ओवली, यह जो है धीरे धीरे बंद हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, बच्चे के जन्म होने के बाद स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग आरंभ किया जाना चाहिए। कितने समय में आरंभ किया जाना चाहिए। ठीक है, कितने समय में, 2 घंटे में, आधे घंटे में, दूसरे दिन में, 1 सप्ताह बाद। तो देखिए, आधे से 1 घंटे में यह जो है स्तनपान शुरू करना चाहिए बच्चे के जन्म के बाद। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, नवजात में सीजर, दौरा आना का समान प्रकार क्या है। बच्चे में जो दौरा आता है उसका समान प्रकार क्या है, एटोनिक सीजर, टॉनिक सीजर, या फिर चुपचाप सबटल, ठीक है, या फिर माइक्लोनिक क्या होगा। तो राइट आंसर जो है क्या होगा, बच्चे नवजात में जो सीजर आता है उसका समान प्रकार क्या है, जनरल टाइप्स क्या है, एटोनिक, टॉनिक, सबट्यूटल नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी मायोक्लोनिक होगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन है, बच्चा मित्रता यानी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का अंतिम उद्देश्य डैश की उन्नत करना था। कहने का मतलब है यहाँ पे हमसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो BFHI है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, इसका मेन लक्ष्य क्या है। ठीक है, टीकाकरण, हॉस्पिटल डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग, फैमिली प्लानिंग। तो आप लोग पढ़े होंगे कि BFHI का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एम है वह ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है,
बेबी फ्रेंडली अस्पताल का प्रारंभ कब हुआ था, आरंभ कब हुआ था, ये पूछ रहा है। कब हुआ? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। तो देखिए ये जो BFHI है आप लोग देखिएगा तो इसका एग्जैक्ट जो है आपको बताता नहीं है, ठीक है, कि इसका कहीं 191, कहीं 92, कहीं 93 देता है, लेकिन जो है ये 191 से 92 आपका इसका राइट आंसर क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपन वह होगा 1991 में, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इसमें जो है WHO और यूनिसेफ की सहायता से जो है इसको लॉन्च किया गया था 1991 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है, नवजात बच्चों में समान रूप से होने वाली दुर्घटना होती है। नवजात बच्चे में जो एक्सीडेंट होता है वह समान रूप से कौन सी, किस प्रकार से जो है होता है? सड़क दुर्घटना में, गिरकर, जलकर या पॉइजनिंग करके। तो माय डियर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नवजात बच्चे में देखते हुइएगा ज़्यादातर बच्चा जो है गिर कर जो है चोट उट लग जाता है, दुर्घटना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 23 है, निष्कासित स्तन दूध एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क को कमरे के ताप पर कितने घंटे तक रख सकते हैं? कहने का मतलब है कि स्तन से निकाले हुए जो मिल्क होता है उसको हम रूम टेम्परेचर पर कितने देर तक उसको जो है हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, कितने देर तक? 4 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे। तो इसका राइट आंसर एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क यानी ब्रेस्ट से निकले हुए दूध कमरे के ताप पर हम लोग जो है आपको 4 घंटे तक जो है रख सकते हैं तो ठीक रहेगा, उसके बाद गड़बड़ हो जाएगा। 24 है, कृत्रिम सक्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का उत्पादन होता है। कहाँ पे उत्पादन होता है, कहाँ से? माय डियर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी यानी कृत्रिम रूप से जो सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता है उसका उत्पादन जो है कहाँ से होता है? टीकाकरण से, इम्यूनोग्लोबिन से, मानव और जानवर सीरा द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होता है वह आपके टीकाकरण वैक्सीन लेकर आप जो है बॉडी में उत्पन्न करते हैं। ओके, 25 है, एक समुदाय की पूरी तरह प्रतिरोध ओवरऑल रेसिस्टेंट को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है एक समुदाय के पूरी तरह प्रतिरोध ओवरऑल रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा है। क्या कहते हैं? हर्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता, सक्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता, निष्क्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता, इनिएट रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी हर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इनिएट इम्यूनिटी। तो जो ओवरऑल रेसिस्टेंट होता है एक समुदाय का जो पूरी तरह प्रतिरोध को जो हम लोग कहते हैं वह हर्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है 26 नंबर, एलिसा के लिए प्रयुक्त होता है। एलिसा के लिए क्या प्रयुक्त होता है हमको ये बताना है कि एलिसा के लिए क्या प्रयुक्त होता है। अपन यहाँ पे एंजाइम लिंकन इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एंजाइम लाइपेज इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंकेड इम्यूनिटी एसे, एंजाइम लाइपेज इम्यूनिटी एसे। यह एक टेस्ट होता है जो हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें क्या उपयोग होता है। तो 26 का एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसोर्बेंट एसे राइट आंसर अपना, इसे एलिसा एसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, VDRL जांच टेस्ट का प्रयोग किसके निदान में होता है? जो VDR होता है वेनरल डिजीज लेबोरेटरी जो होता है, यह जांच जो है किसके निदान के लिए हम लोग करते हैं, किसके डायग्नोसिस के लिए? सिफिलिस के लिए, TB के लिए, एड्स के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माय डियर 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, एंटीवायरल प्रोटीन जानी जाती है। इन 4 ऑप्शन में से एंटीवायरल प्रोटीन क्या है? एंटीवायरल मतलब जो आपके बॉडी में आपको जो है वायरस संक्रमण से बचाता है वैसा प्रोटीन। तो एंटीवायरल प्रोटीन इनमें से कौन है? एंटीबॉडी है या फिर इंटरफेरॉन है या एंटीजन है या एंटीटॉक्सिन है? तो एंटीबॉडी और एंटीजन तो होगा नहीं, ये एंटीटॉक्सिन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी होगा, इंटरफेरॉन। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम स्टेन का रंग हटाने के लिए पदार्थ प्रयोग किया जाता है। यानी ग्राम स्टेन का रंग डीकलराइजिंग के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, हमसे ये पूछ रहा है। एसीटोन का, फॉर्मल्डिहाइड का, ग्लूटरल्डिहाइड का, साइडेक्स का। तो माय डियर ग्राम स्टेन का रंग को हटाने के लिए हम लोग एसीटोन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए।
आज का आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन का सवाल आपको देना है। होल्डर विधि से दूध के पाश्चुराइजेशन में तापमान कितना होता है? अगर हम होल्डर विधि से दूध का पाश्चुराइज करते हैं तो टेम्परेचर और समय कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है टोटल सेंटीग्रेड में है 75 सेंटीग्रेड 15 मिनट, 75 सेंटीग्रेड 30 मिनट, 63 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट एंड 63 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट। इनमें क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। ओके, तो आज का यह क्वेश्चन लास्ट था। मैंने 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया। उम्मीद है आपको एक अच्छे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिला होगा। और आज आपका असली टेस्ट हुआ है, तो आप बताइए 30 में कितना जो है आप लोग सही कर पाए हैं या कर पाई हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा इस आज के 30 क्वेश्चन में अगर फिर से आप 20 क्वेश्चन सही जवाब देने में असमर्थ है, मतलब आपकी पढ़ाई कमज़ोर है, आप पहले भी पढ़ाई नहीं किए हैं ना अभी ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत है, यह जॉब में आपको दिक्कत करेगा। तो अभी से भी काम है थ्योरी को मजबूत करने का, कर लीजिए। और मैं डेली तो MCQ आपको करा ही रहा हूँ। ओके, धन्यवाद।